जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो इस चैप्टर की हमने ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन कर ली थी। तो आज हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम करते हैं, उसके बाद प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, सारे क्वेश्चन करेंगे। जीरिंग। जीरिंग का क्या मतलब होता है? किसी पे तंज करना, मजाक उड़ाना, टॉन्ट, मॉक, टीज। ठीक है। तो अनवेवरिंग का क्या मतलब होता है? अनवेवरिंग का मतलब होता है फर्म, स्टीडी, अनशेकेबल, बहुत पुख्ता। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ, रोबस्ट, अडेप्टेबिलिटी। पेरल्स किसको कहते हैं? पेरल्स खतरात को कहते हैं, डेंजर्स, रिस्क्स, हैजर्ड्स, थ्रेट्स। अनफोल्डेड का क्या मतलब होता है? अनफोल्डेड का मतलब होता है ओपन, एक्सप्लेन्ड, या टू ओपन, रिवील, डिस्क्लोज, एक्सपोज। लाइफ लाइन का क्या मतलब है? सपोर्ट, तो इसका हेल्प, असिस्टेंस। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? स्कैमिंग, किसी की आइडेंटिटी पे कोई और बन के बात करना। ठीक है। डिवेस्टेटेड, अपसेट, डिस्ट्रॉयड, रूइंड और शैटर्ड। वाइब्रेंट किसको कहते हैं? वेरी लिवली को कहते हैं, लाइवली, एनर्जेटिक, डायनामिक, रेडिएंट। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो ये प्री रीडिंग क्वेश्चंस देखें ज़रा। कैन यू टेल डिफरेंट ways of getting the latest information? अब डिफरेंट वेज टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? न्यूज़पेपर, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन न्यूज़ एग्रीगेटर्स है, पॉडकास्ट है, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज, ब्लॉग्स, फोरम्स, न्यूज़ लेटर्स, ईमेल्स, टीवी, रेडियो न्यूज़, प्रिंट न्यूज़, मैगजीन्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स। Which social media platform do you like the most and why? In this advanced era of technology, each platform of social media is popular, but I like the most Twitter because on Twitter, every piece of information is brief and to the point, and most of the known personalities also use the mentioned platform. ठीक है, ये मेरी एक पर्सनल राय हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है। आपने अपने बारे में लिखना है। ठीक है। टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी है, ठीक है, आपने उसका लिखना है। अब ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन देखें ज़रा। हाउ डिड Adil's silence about his suffering affect the situation? Adil's silence about his suffering allowed the cyberbullying to continue and worsen, causing him to more harm and distress. जब उसने किसी को नहीं बताया क्या हुआ, पहले तो ऑनलाइन हो रही थी उसकी बुलिंग, फिर उसके दोस्तों ने उसके साथ उसका आके लंच भी छीनना शुरू कर दिया, उससे पैसे भी मांगने शुरू कर दिए। What do you think have happened if Uncle Muzammil had not spotted Adil? If Uncle Muzammil had not spotted Adil, Adil might have continued to suffer in the silence, leading to the further decline in his mental health and well-being. He may not have reported the incident to the authorities, and the bullies might not have faced consequences, potentially leading to the more severe outcomes. ठीक है, अगर वो चुप रहता तो मज़ीद वही डिप्रेशन की तरफ जाता, लोग उसे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा तंग करते। ठीक है। इससे अच्छा है कि लोगों को भी पता चल गया कि अगर कोई हमें तंग कर रहा हो तो एफआईए की रिपोर्ट की जा सकती है, कोई भी किसी को किसी भी लेवल पे ब्लैकमेल कर सकता हो तो एफआईए को की जा सकती है। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। what is important to share your problem why what is important to share your problem with the family? Sharing problem with family is important because it provides emotional support and comfort, offers different perspectives and guidance, strengthens family bonds, helps and solution collaboratively, prevents feeling of isolation, allows for early intervention. In Adil case, sharing his problem with his uncle helped him to find a solution and overcome the cyberbullying. ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे हमारे मुआशरे में ये ब्लैकमेलिंग वगैरह ये आजकल नॉर्मल हो गई है, लेकिन कोई भी मेल या फीमेल
चाहे जब तक आप किसी के साथ ताल्लुक़ में थे, लेकिन उसके बाद आपको वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, तो आप एफआईए को क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और बजाय इसके कि अपने दोस्तों से मशवरा लेने जाएं, तो आपके दोस्त को भी, वो भी आप ही का दोस्त है, वो भी आप ही का एज फेलो है, ठीक है, तो उसने आपको अपने माइंड के मुताबिक ही मशवरा देना है, जो कि फिर मज़ीद गड़बड़ कर देता है। तो इससे अच्छा होता है कि पेरेंट्स के पास जाएं, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा कोई सिंसियर नहीं होता। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड टू अदील? ठीक है, अदील वाज अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग आफ्टर हिज क्लासमेट शेयर्ड एम्बैरेसिंग फोटोज ऑफ हिम ऑन सोशल मीडिया विदाउट हिज कंसेंट, लीडिंग टू द ऑनलाइन हैरेसमेंट, ब्लैकमेल एंड डिप्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसे किस तरफ, हैरेसमेंट और डिप्रेशन और ब्लैकमेलिंग की तरफ लेके जाने लगी। क्वेश्चन 2, व्हाट इम्प्रेशन डू यू गेट ऑफ him after reading the story? ठीक है, Adil appears to be a bright, cheerful, and enthusiastic boy who was deeply affected by the cyberbullying, becoming withdrawn and depressed. ठीक है, तो इससे हमें क्या इम्प्रेशन मिलता है कि वो एक अच्छा लड़का था। ठीक है, और इससे हमें भी ये मिलता है कि साइबर बुलिंग से हम क्या करें, हम भी लोगों को, अगर कोई हमें तंग कर रहा है तो उसके लिए हम भी क्या करें, अथॉरिटीज़ को रेफ़र करें। क्वेश्चन नंबर 3, why did his mother feel that there was something bothering Adil? Mrs. Imran felt something was bothering Adil because he was unusually quiet and had not shared stories about school, unlike his usual self. ठीक है, तो जब स्कूल से आता था अपनी माँ के साथ शेयर करता था कौन कौन सी शरारतें हम दोस्तों ने की है, तो वो जब उसने बंद कर दिया तो उसकी अम्मा को ये फील हुआ कि उसके साथ कुछ ना कुछ मामला है। क्वेश्चन 4, what was Adil's initial response to the cyberbullying he experienced and how did it affect his daily life? Initially, Adil tried to suffer in silence, but the cyberbullying affected his daily life. ठीक है, तो उसकी डेली लाइफ जाहिर सी बात है उसको दोस्त तंग करने लगे, causing him to lose इंटरेस्ट इन स्कूल। जाहिर सी बात है अब स्कूल में जब सारे उसको तंग करने लगे, स्कूल में उसका जाने का दिल नहीं करता था। फुटबॉल एंड फ्रेंड्स, ना ही दोस्तों में जाता था ना ही फुटबॉल के ग्राउंड में जाता था। एंड फेसिंग रिडिक्यूल्ड एंड जीरिंग फ्रॉम द क्लासमेट्स, और ये सारी चीज़ें उसको सफ़र करनी पड़ी। ठीक है, पहले तो ये थोड़ी थी, फिर बाद में ज़्यादा होने लगी, फिर उसके क्लास के जो उसके कॉलेज के सीनियर थे वो भी उसको ब्लैकमेल करने लगे। What were the demands made by the elder group of boys who were blackmailing Adil, and how did he feel as a result of this? The elder group of boys demanded Adil's lunch, watch, and money, making him feel utterly helpless and crushed. 6. How did Muzammil advise Adil to deal with the cyberbullying, and why were these steps important? Muzammil advised Adil to document evidence, report the incident to the FIA, कि वो पहले उसकी एप्लीकेशन एविडेंस इकट्ठे करे, फिर एफआईए को रिपोर्ट करे, एंड इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और पेरेंट्स और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करे। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो बच्चे उसको तंग करते थे ताकि वो उससे तंग ना करें, और पेरेंट्स को भी पता हो। दीज स्टेप्स वर क्रूशल टू बिल्ड अ केस अगेंस्ट द बुलीज एंड इंश्योर अदील सेफ्टी, और ये जो इकदाम थे ये ज़रूरी थे ताकि अदील एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके। 7. In your opinion, why is it crucial to involve official authorities like the FIA in case of cyberbullying and harassment? What impact do you think this had on Adil's situation? Involving official authorities like FIA is crucial in cases of cyberbullying as they have the expertise and resources to investigate and take action against perpetrators, providing victims like Adil with the support and justice. तो जाहिर सी बात है एफआईए एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास सारा डाटा होता है और उनके पास एक्सेस होती है, वो चीज़ों को अच्छे से डील कर सकते हैं बजाय इसके कि हम करते रहें। हमें तो सपोर्ट नहीं होती, हमें नहीं पता होता कौन सी आईडी किसके नाम पे बुक है। 8. Read some online journalist blogs article to find out what other problems are faced by the users of social media.
अब देखें, ये आप मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। अदर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सोशल मीडिया यूजर्स इंक्लूड ऑनलाइन स्टॉकिंग, identity theft, phishing, and exposure to explicit the content which can lead to the anxiety and depression and decreased self esteem। ये सारे प्रॉब्लम्स इंटरनेट पे होते हैं लोगों के साथ। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए। उसके बाद हम बी देखते हैं। आंसर द गिवन शार्प क्वेश्चन बाय चूजिंग the correct answer. Adil's class fellows got their hands on embarrassing photos from a school farewell party, leading to cruel and hurtful comments spread across the social media. Second, Adil withdrawal from the school and loss of interest in the football were direct consequences of both online harassment and the ridicule from his classmates. Third, Adil took the necessary steps by reporting the cyberbullying to the FIA and providing all the evidences he had collected, leading to investigation and consequences for the perpetrators। ठीक है। अब ये ज़रा इंटरनेट के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों के फिर मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना हो तो आप वीडियो को आगे कर लें, ठीक है। द इंटरनेट इज़ बोथ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। ये जैसे मैंने पहले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन में, ट्रांसलेशन में, क्या होता है कि आपके पास दुनिया में हर चीज़ जो है आप उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है ये डाइकाटमी बेस्ड है। किसी चीज़ के पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स हैं, अगर दिन है तो रात है, औरत है तो मर्द है। ये पूरी दुनिया की जो अल्लाह ने बनाई है ये बाइनरी है, डुअल नेचर है, ये डाइकाटमी पे है कि हर चीज़ के दो रुख है, ठीक है। Teenagers are growing up with the smartphones in their hand, tablets and laptop in their homes. They use digital technologies for everyday activities like keeping in touch with the friends and the social media, relaxing and doing the school work। अब ये सारे प्लेटफॉर्म तो हैं, उसके स्कूल से वापस आके वो रिफ़्रेश भी इस पे होते हैं, लेकिन स्कूल के काम भी आजकल मोस्टली व्हाट्सएप पे भेज दिए जाते हैं। Teenagers need to know how to behave respectfully online, how to avoid online risks। अब ये नौजवानों को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से अगर कोई चीज़ है तो उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं पहले आपको कोटेशन सुना चुका हूँ कि पेन इज़ नॉट माइटियर देन द sword बिकॉज पेन डज नॉट फाइट इन द बैटल फील्ड एंड sword कैंट राइट पोएट्री। माइटियर इज़ द हैंड विच नोज व्हेन टू पिक द sword एंड व्हेन टू पिक द पेन। तो इसी तरह याद रखें कि आपके पास इंटरनेट है तो सही, आपने रेस्पेक्टिवली यूज़ करना है। आपने देखना है इंटरनेट की कहाँ ज़रूरत है, कहाँ उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो आजकल, पहले लोगों का मसला ये था कि उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं थी। अब हम लोगों का मसला ये है कि हमने मेंटेन करना है, ठीक है। स्क्रीन टाइम हमने कितना यूज़ करना है, किसी को कितना हमने गपशप करनी है, किसी को किस लेवल तक ऑनलाइन ऑनलाइन अब्यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपके अपने हाथ में होता है कि कब, कैसे, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये एफआईए का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, ये इन पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो हमेशा एक बात याद रखें, जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक साथ आ जाए, ठीक है। अगर प्रीडिकेट की आपको समझ नहीं आ रही, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा हर चीज़ क्या कहलाती है? प्रीडिकेट कहलाती है। और इसी तरह जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ आ जाएं तो इसका क्या मतलब होगा कि वो क्लास है। एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। ये मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी से उन्होंने क्लास की डेफिनेशन उठाई है। अब एग्जांपल देखें ज़रा। आई वेंट टू लाहौर लास्ट ईयर, वन क्लास सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अगर आपने सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी हूँ, कंपाउंड होता है, सिंपल होता है, कम्प्लेक्स होता है, पर कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो उनमें यही फ़र्क होता है। ये जब नेक्स्ट में आऊँगा तो इसको एक्सप्लेन करूँगा, या जिस चैप्टर में भी होगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अब देखें, आई वेंट टू लाहौर लास्ट ईयर, ठीक है। अब इसमें एक ही क्लास है, तो एक ही क्लास जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसको क्या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसको देखें, आई केम हेयर एंड आई सा माई फ्रेंड। अब देखें, इसमें दो क्लास हो गए, एक तो आई केम हेयर हो गया, उसके बाद कंजंक्शन आ गया है, और उसके बाद क्या आ गया है?
एंड सा माई फ्रेंड, इसमें दो कंजंक्शन हो गए, टू क्लासेस सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस, जो दो क्लासेस से मिल के बना हुआ हो और उसके बीच में फैन बॉयज कंजंक्शन आ जाए तो वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और उसमें दोनों क्लास जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। अब इसको देखें ज़रा नेक्स्ट को, व्हेन आई केम हेयर आई सा माई फ्रेंड एंड ग्रीटेड एंड ही ग्रीटेड मी। अब देखें इसमें कितने हैं, व्हेन आई केम, अब व्हेन से हमें पता चल गया कि ये इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लास है। आई सा माई फ्रेंड, ये फिर एक डिपेंडेंट क्लास है, और फिर इसी तरह ही ग्रीटेड मी, ये फिर एक डिपेंडेंट क्लास है। तो थ्री क्लास सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द क्लासेस, क्लासेस की दो मेन टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, इंडिपेंडेंट क्लास होता है और डिपेंडेंट क्लास होता है। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है इसको देखते हैं, it functions on its own to make the meaningful sentence and looks much like a regular sentence with a subject verb object। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इंडिपेंडेंट क्लास में ये तीनों चीज़ें होती हैं और इंडिपेंडेंट बजाते खुद ये अकेले अपने कंप्लीट मीनिंग देता है। इन अ सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लासेस कैन बी कनेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेटर्स। कौन से कोऑर्डिनेटर हैं ये, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये जो फैन बॉयज़ हैं, फैन बॉयज़ की फुल फॉर्म मैंने ये एक वर्ड लिख दिया है नीचे। ठीक है, ये जो फैन बॉयज़ है ये इन्हीं से मिलकर बना है। एफ फॉर एफ से फॉर, ए एंड आर, बी बट, ओ आर, वाई येट, एस सो। तो ये सारे क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लासेस दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इसको देखें, ही इज़ अ वाइज मैन, ही इज़ अ वाइज मैन, ये हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। तो आगे जो भी चीज़ है वो तो अलग हो जाती है, लेकिन इसमें कंजंक्शन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वाइज मैन क्या हो गया हमारे साथ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस या फिर इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। इंडिपेंडेंट क्लास को ही क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और सिंपल मैंने आपको फ़र्क क्या बताया है, फैन बॉयज़ में से जब कोई कंजंक्शन आए हुए हों इसका मतलब है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लासेस है। अब ये सारी इंडिपेंडेंट की एग्जांपल है, आई लाइक हिम, कैन यू डू इट, ठीक है, डू इट प्लीज़, आई रेड द होल नावल। ठीक है, ये क्या है, डू इट प्लीज़। तो ये सब्जेक्ट यू इज़ हिडन, तो इसे इंग्लिश की ज़बान में इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं। इम्प्लाइड मीनिंग का क्या मतलब होता है, जो चीज़ अंडरस्टूड होती है। फॉर एग्जांपल आपको क्लास में टीचर कहता है स्टैंड अप, लेकिन टीचर को ये तो नहीं कहता कि आप खड़े हो जाएं। आपको पता होता है कि टीचर हमसे मुखातिब है तो इसका मतलब है हमने ही खड़े होना है। ठीक है, आप दोस्त को कहते हैं निकल जा, गेट आउट, तो इसका क्या मतलब होता है, दोस्त को पता होता है कि आपको सिचुएशन में ये जो सेकंड पर्सन होता है मोस्टली अंडरस्टूड होता है कि जो सामने है उससे बात हो रही है। ठीक है, इसे इम्प्लाइड मीनिंग भी कहते हैं या फिर इसे हिडन मीनिंग या इसे अंडरस्टूड मीनिंग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट को देखें ज़रा, आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू ड्रेस, ठीक है, बट आई डोंट हैव इनफ मनी। अब देखें बट आ गया ना, फैन बॉयज़ में से, इसका मतलब है ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे जो अंडरलाइन हुए हुए हैं। जो भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ जाएं तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, वो सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए। और इंडिपेंडेंट का कैसे पता चलेगा, कंजंक्शन फैन बॉयज़ में से होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, he went to London and visited the Lords, subject and the second class is he, so visited the Lords is an independent class। ठीक है, अब देखें he went to London एंड कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर। तो आगे उसके बाद वर्ब आ गया है, तो जब इस तरह वर्ब आ जाए तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो दोनों का होता है, क्योंकि कंजंक्शन का काम यही मिलाना होता है। तो ये भी ही की बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, नहीं, विजिटेड का भी सब्जेक्ट ही है जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि एक ही बंदे की बात है। और एंड
यहाँ पे आया हुआ है। सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड क्लास इज ही एंड ही विजिटेड द लॉर्ड इज एन इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, ये भी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, और बीच में एंड आया हुआ है फैन बॉयज में से है, तो ये भी क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। अलीना स्माइल्स वेन एवर शी सीज हर सन, वन इंडिपेंडेंट क्लास है। अनिला अलीना स्माइल्स, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लास है। वेन एवर, अब देखें फैन बॉयज के अलावा है ना ये कंजंक्शन वेन एवर, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होता है। इधर तो इस सेंटेंस में तो हमने सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास बताना है, लेकिन ये मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। फैन बॉयज के अलावा जो किसी कंजंक्शन से शुरू हो रहा होगा, आल दो, बट, व्हेन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होते हैं। अब हम डिपेंडेंट क्लास को देखते हैं। इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, तो इसलिए ये अलग से स्टैंड भी नहीं कर पाता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास, इसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। दीज हेल्प द इंडिपेंडेंट क्लास कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, दीज हेल्प द इंडिपेंडेंट क्लास टू कंप्लीट द सेंस, लेकिन ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंडिपेंडेंट क्लास के साथ उसके मीनिंग को कंप्लीट करने में। अलोन इट कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंस, लेकिन अगर ये अकेला आ जाए तो ये क्या करता है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती है, लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो हम आग भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देखें ये जो रेड हुए हुए हैं ये सारे क्या हैं, डिपेंडेंट क्लास है। एग्जांपल, व्हेन आई वाज रिटर्निंग होम आई हैड एन एक्सीडेंट। अब आई हैड एन एक्सीडेंट जो है ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लास। अब हम इंडिपेंडेंट को स्टडी कर चुके हैं, इसमें हम डिपेंडेंट को कर रहे हैं, तो जो रेड लिखा हुआ है ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है। अब डिपेंडेंट में अब जब भी देखेंगे फैन बॉयज नहीं होंगे, फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, बाकी क्या है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सबऑर्डिनेटिव क्लास का पता चलता है। ये हमने पहले पढ़ा है जो आई नो द मैन। अब देखें आई नो द मैन, ठीक है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन हु स्टोल द वॉच, अब ये यहाँ पे रिलेटिव क्लास है। हु स्टोल द वॉच हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट है। ही बॉट अ कार, अब ये कार के बारे में ही चीज़ बता रही है, विच वॉज टू एक्सपेंसिव, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। आई नो दैट ही कैन नॉट डू दैट, आई नो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन दैट ही कैन नॉट डू, अब देखें दैट ही कैन नॉट डू को आप अकेला पढ़े, अब दैट हमारे माइंड में ये बात छोड़ रहा है कि कोई और चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं कि कंप्लीट मीनिंग ये नहीं देता। ही डज नॉट नो वेयर ही वॉज बोर्न। ठीक है, अब देखें वेयर ही वॉज बोर्न आप अगर वैसे पूछ लें तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, इसका मतलब इसको इन्फॉर्मेशन, इसको आंसर की ज़रूरत है। लेकिन ही डज़ नॉट नो के साथ जब ये मिला हुआ है तो ये उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। वेयर ही वॉज बोर्न सबऑर्डिनेट क्लास है या फिर डिपेंडेंट क्लास है, और ही डज़ नॉट नो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। इफ़ यू डोंट ईट आई वोंट गो, इफ़ यू डोंट ईट अगर तुम नहीं खाते, आई वोंट गो तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ़ देखें फैन बॉयज़ के अलावा है तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। अब आगे देखें ज़रा, द subordinators do the work of the connecting the dependent class to an other class to complete the sentence, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। In each of the dependent class the first word is a subordinator, तो ये जो फर्स्ट वर्ड होता है कंजंक्शन, फैन बॉयज डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास का मैं आपको फ़र्क बता चुका हूँ कि जो इंडिपेंडेंट क्लास के जो कनेक्टर होते हैं वो फैन बॉयज होते हैं कंजंक्शंस, उसके अलावा जो होते हैं वो सब ऑर्डिनेटर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वर्ड इज सब ऑर्डिनेटर, सब ऑर्डिनेटर इंक्लूड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन इसमें सारे प्रोनाउन आ जाते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाते हैं। नाउन क्लास मार्कर और नाउन क्लास मार्कर आ जाते हैं। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लास कम इन 3 टाइप्स। ठीक है, याद रखिएगा कि क्लासेस की 2 टाइप्स हैं, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, लेकिन फिर डिपेंडेंट की तीन क्लासेस है। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं क्लासेस, नाउन क्लास या टाइप्स,
नाउन क्लास, रिलेटिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। अब देखें, नाउन क्लास रिप्लेस अदर नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है, तो ये एज अ नाउन फंक्शन करता है। एज अ नाउन हम किसी भी चीज़ को एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एज अ नाउन ही काम करता है। बट relative and adverb clauses modify the words already in a sentence rather than removing and replacing them, ठीक है। और relative क्या करता है, किसी भी चीज़ के बारे में मज़ीद हमें बताता है। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो एग्जांपल हमने पढ़ी है, ही डज नॉट नो वेयर आई वॉज बोर्न, तो वेयर आई वॉज बोर्न को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये रिलेटिव क्लास है। ये क्या है, रिलेटिव क्लास है। अब यहीं पे पढ़ा आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। अब देखें, आई नो द मैन तो हो गया, हु स्टोल द वॉच हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिलेटिव क्लास हो जाएगा। अब रिलेटिव क्लास के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। रिलेटिव क्लास क्या होता है, ये रिलेट से निकला है, जो पिछली चीज़ के साथ रिलेट कर रहा होता है उसे रिलेटिव क्लास कहते हैं। As can be seen from the examples of the dependent clauses above, complex sentences are sentences with one or more dependent clauses are formed principally by the means or the relative pronouns, ठीक है। अब किस चीज़ से बनाए जाते हैं वो, रिलेटिव प्रोनाउन से। और रिलेटिव के बारे में ये देखें, रिलेटिव क्लास गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और थिंग मेंशन्ड, ठीक है, उसी चीज़ के बारे में जो चीज़ हमें अब पिछली सेंट में मैंने क्या बताया है, एक चीज़ हमें मैन के बारे में बता रही है, ठीक है, मैन हु स्टोलन द वॉच। अब इधर क्या है, वेयर आई वॉज बोर्न, तो ये क्या है, तो ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं, उसी चीज़ के नाउन के बारे में बताते हैं जो वहाँ पे मेंशन हो। द बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, विच एंड दैट। अब ये बात जो मैंने रेड अंडरलाइन की हुई है ज़रा समझने वाली है। Who also has the derived forms whom and whose, ठीक है, तो whom और whose की जगह पे भी that इस्तेमाल हो सकता है। अब देखें, underline the relative clause in each sentence, encircle the relative pronoun that introduces the clause, ठीक है। अब देखें, underline the relative clause, ठीक है। अब रिलेटिव क्लास को, द बुक, ये जो हाईलाइट मैंने किए हुए हैं ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं, या फिर हमारे पास डिपेंडेंट क्लासेस हैं, या फिर ये रिलेटिव क्लासेस हैं, ठीक है। दैट आई गॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी इज ड्यू टूमारो, ठीक है। अब देखें, द बुक इज ड्यू टूमारो, लेकिन अब ये दैट आई गॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी बुक के बारे में ही बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लास हो जाएगा। माई फादर whom I respect, ठीक है। अब देखें, whom I respect, वहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं, whom, whose, that, ये आ जाए तो ये रिलेटिव क्लास होता है। द स्टोर नो लॉन्गर सोल्ड द कंप्यूटर दैट आई वांटेड, ठीक है, दैट आई वांटेड, ये रिलेटिव क्लास है। द चाइल्ड टू whom यू हैव स्पोकन इज माई सिस्टर, ठीक है, whom यू हैव स्पोकन ये हमारे पास रिलेटिव क्लास है। द टॉलेस्ट मैन हु केम टू द शो इज माई अंकल आबेद, हु केम टू द शो, ये क्या है, रिलेटिव क्लास है। माई फर्स्ट नावल विच वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर वॉज अबाउट माई फैमिली विच वॉज पब्लिश्ड, ये क्या है, हमारे पास रिलेटिव क्लास है। अब देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस टू मेक रिलेटिव क्लासेस। This is the town where I spent my childhood. This is the house which I was born in. Ilsa gave her a pencil that she put in her bag at once. This is Ali, whom you met last year. The people who live next door are not very friendly. The only thing that matters is to find our way home. She was respected by the people with whom she worked. अब आगे देखें ज़रा, एडजेक्टिव है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस के साथ सुनेंगे तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। An adjective describes or modifies a noun or pronoun in a sentence. It normally indicates, क्या क्या इंडिकेट करता है ये, क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कॉन्टेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन और pronoun.
Adjectives usually provide relevant information about the noun, pronoun or modify it, describe. अब देखें आगे एग्जांपल है, द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हैज़ फास्ट बाउलर्स। किस तरह के हैं, काइंड बता रहा है। फास्ट बॉलर क्या है, क्वालिटी है। ये आगे हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। वी हैव 10 कैंडीज इन हिज पॉकेट। अब हाउ मैनी है, नंबर की बात आ रही है, 10 आ गया है। आई लव दैट रेड कार, विच वन, रेड, रेड की बात हो रही है। आई अर्न मोर मनी देन ही डज, हाउ मच, ठीक है, मोर की बात हो रही है, मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ। तो इसको देखें, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव सेम होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ये डिस्क्राइब से निकला है, ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इसके एग्जांपल क्या है, फास्ट, स्लो, इजी, टफ, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है। आई हैव अ फास्ट कार। अब फास्ट देखें यहाँ पे हाईलाइटेड है, बोल्ड है, तो फास्ट यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। द हंग्री कैट्स आर क्राइंग, हंग्री यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये भी किसी चीज़ की क्वालिटी है, कैट कैसी है, हंग्री है। अब उसके बाद है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी किसको कहते हैं, मिकदार को कहते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नंबर की बात हो रही होगी, नंबर शोइंग और द क्वांटिटी। आई हैव 20 रुपी इन माई वैलेट। अब देखें 20 आ गया, तो ये क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव है। दे हैव 3 चिल्ड्रन, 3 क्या है, 3 जो जब यहाँ चिल्ड्रन के साथ लगा हुआ है, चिल्ड्रन हमारे पास नाउन है, तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउ मैनी की बात जैसे हमने ऊपर सेंटेंसेस में पढ़ा। अब प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, जब किसी मुल्क के नाम से किसी को पहचाना जाता है, किसी चीज़ के नाम से, या किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी मुल्क के नाम से, जब मतलब स्पेसिफिक जब चीज़ हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कह देते हैं। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ए प्रॉपर नाउन्स, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स है जो चीज़, इंग्लैंड, कराची, चाइना, चिन्योट, ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्पेसिफिक या प्रॉपर एडजेक्टिव है। द चाइनीज़ कुजीन, अब चाइनीज़ क्या हो गया हमारे पास, ये भी प्रॉपर हो गया। द चिनियोटी फर्नीचर, अब चिनियोट से है चिनियोटी। इसी तरह पाकिस्तानी पीपल, इसी तरह लाहौरी पीपल, कोई भी आप कह सकते हैं। अब कंपाउंड एडजेक्टिव को देखते हैं। कंपाउंड वर्ड के बारे में मैं शायद पहले आपको बता चुका हूँ, कभी भी याद रखें, कंपाउंड वो चीज़ होती है जो दो से मिलकर बनी हो। कंपाउंड सेंटेंस आ गया तो इसका मतलब है दो क्लासेस से मिलकर बना है। कंपाउंड नाउन हो गया तो इसका मतलब है वो दो नाउन से मिलकर बना है। कंपाउंड एडजेक्टिव आ गया तो इसका मतलब है ये दो चीज़ों से, कंपाउंड जब भी आ जाए तो इसका मतलब होगा दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई चीज़। कंपाउंड नाउन्स कंबाइंड वर्ड और मॉडिफाई अदर नाउन्स, ठीक है। अब देखें, वंस लिवली, वंस लिवली एक वर्ड हो गया, वंस और लिवली से, ठीक है, कि एक ही दफ़ा जियो, एक ही ज़िंदगी है। ब्रोकन डाउन, अब देखें ब्रोकन आ गया, डाउन हो गया, लेकिन इनमें हाइफन है, तो ये दोनों, ब्रोकन डाउन का क्या मतलब है, टूटा हुआ। अब ये कंपाउंड है। टू वीक, टू और वीक इसमें दो आ गए, तो ये, तो ऑफन सेपरेटेड भैया हैफन, और ये किस चीज़ से हमेशा, अक्सर किस चीज़ से, हाइफन के साथ सेपरेटेड होते हैं। यू हैव अ ब्रोकन डाउन सोफ़ा। अब देखें सोफ़ा हमारे पास क्या है, नाउन है, तो जो नाउन के बारे में चीज़ बता रही हो वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो ब्रोकन डाउन हमारे पास कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू समथिंग और सम वन, दिस दैट दोज। अब यही क्या होते हैं, यही क्या होते हैं, ये हमारे पास प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन जब ये नाउन के बारे में बता रहे हूँ तो उस वक्त ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, अदरवाइज ये प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। देखें, दिस दैट दीज दोज, असल में दिस एंड दैट ही है, फिर उन्हीं के दो प्लूरल भी हो जाते हैं। दिस का प्लूरल दीज है, दैट का प्लूरल क्या है, दोज है। दिस कार इज़ माइन, ठीक है। अब दिस किस चीज़ को बता रहा है, कार के बारे में, नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। पोजेसिव का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है ओन करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, ओन करना या ओनरशिप। जब भी किसी चीज़ की ओनरशिप बताई जाए उसे क्या कहते हैं, पोजेशन। जब, अब इंडिकेट्स द पोजेशन और ओनरशिप, ये आगे लिखा हुआ भी है, ठीक है।
माई, हिज, हर, दिस इज़ माई कार, अब मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ, दिस इज़ हिज कार, अब मैं उसकी पोजीशन बता रहा हूँ, दिस इज़ हर कार, अब मैं ये उस लड़की की पोजीशन बता रहा हूँ, दिस इज़ आवर, तो अब ये मैं हम की बता रहा हूँ। माई कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, अब माई यहाँ पे क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। इंट्रोगेटिव का हमें पता है कि क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ही होता है, आस्क्स अ क्वेश्चन, ठीक है, क्या करता है, क्वेश्चन मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। तो जाहिर सी बात है जब एडजेक्टिव की बात हम कर रहे हैं तो मस्ट बी फॉलोड, उसके साथ नाउन ही होना चाहिए। कौन कौन से हैं, विच, व्हाट, हुज, ठीक है। अब आगे सेंटेंस देखें, विच फोन डू यू यूज, अब विच देखें, अब फोन मस्ट बी फॉलोड, आगे फोन हमारे पास नाउन है और विच क्या हो जाएगा, हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं, डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन अनस्पेसिफिकली, जाहिर सी बात है डेफिनेट स्पेसिफिक चीज़ को कहते हैं और इनडेफिनेट किसको कहते हैं, जो स्पेसिफिक ना हो, जैसे फ्यू आ गया, मैनी आ गया, मच आ गया, मोस्ट आ गया, तो ये सारे जो लिखे हुए हैं ये हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। सना गेव सम कैंडी टू हर, अब सम देखें ये इनडेफिनेट है, ठीक है। अब कैंडी के बारे में तो सम बता रहा है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कितना है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव हो जाएगा। नूर वांट्स अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, अ फ्यू मोमेंट्स, तो फ्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसको देखें ज़रा, आइडेंटिफाई different types of adjectives from the given sentences। अब देखें, द कॉफ़ी was made from the fresh, क्वालिटी हो गया या डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है, ग्राउंड, एंड द कोलम्बियन कॉफ़ी बीन्स, कोलम्बियन क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, ठीक है। हुज चाइल्ड इज दिस, हुज क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। द फोर्थ बॉय बिकेम फर्स्ट इन द फाइनल एग्जाम, अब देखें फोर्थ क्या हो गया, नंबर से रिलेटेड है, फर्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, फर्स्ट भी क्या है, नंबर है, ठीक है, फर्स्ट क्या है, नंबर है, किसी भी चीज़ का नंबर के बारे में बता रहा है, तो ये सारे क्या है, नंबर के बारे में है, ठीक है। और फाइनल भी क्या होता है, वो भी नंबर ही होता है। देयर इज अ देयर इज इनफ जूस फॉर माई ब्रेकफास्ट, इनफ क्या है, क्वांटिटेटिव है, और माई क्या है, पोजेसिव है। आई एम रीडिंग अ कलेक्शन ऑफ ग्रीक मिथ्स, अब ग्रीक क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। दिस बॉय इज पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर, ठीक है, दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, ग्रेट क्या हो गया, क्वालिटी हो गया या फिर डिस्क्रिप्टिव हो गया। मोस्ट क्या है, मोस्ट पीपल आर पुअर इन दिस वर्ल्ड, दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। अब मोस्ट के ऊपर मैंने क्यू क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये एज अ क्वालिटेटिव भी हो सकता है, एज अ क्वांटिटेटिव भी यूज हो सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा इसको देखें, इसके लिए एक फार्मूला होता है एस्मा। एस्मा का क्या मतलब होता है, एनी, अ लॉट ऑफ, सम, मोस्ट, ऑल। ये जो सारे होते हैं ये क्वालिटेटिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं और क्वांटिटेटिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्वालिटेटिव कब है, क्वांटिटेटिव कब है। अब देखें, जब ये काउंटेबल के साथ लगे हुए हों तो एज अ प्लूरल यूज़ होते हैं, ठीक है। जब काउंटेबल के साथ, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ जब लगे हुए हों तो ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब देखें, एग्जांपल ले लें बॉयज़ की, एनी बॉयज़, ठीक है, अ लॉट ऑफ बॉयज़, बॉय नहीं कह सकते आप, अ लॉट ऑफ बॉय नहीं कह सकते, सम बॉय नहीं कह सकते, बॉयज़ ही कहेंगे, यहाँ पे प्लूरल ही लगेगा, काउंटेबल चीज़ों के साथ ये प्लूरल ही होगा। मोस्ट बॉयज़, ऑल बॉयज़, ठीक है। जब ये काउंटेबल के साथ लगा होगा तो एज अ प्लूरल यूज़ होगा, इसी तरह जब अनकाउंटेबल के साथ लगा होगा तो ये एज अ सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारे एडजेक्टिव जब अनकाउंटेबल के साथ होंगे तो क्या होते हैं, ये एज अ सिंगुलर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मनी को ले लें, ठीक है, मनी को, एनी मनी, एनी मनी इज या आर, अ लॉट ऑफ मनी इज या आर, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर इज आएगा। सम मनी इज, मोस्ट मनी इज, ऑल मनी इज, ठीक है, आर नहीं लगाते इसके साथ आप। उसके बाद देखें ज़रा, माई फादर वाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, माई क्या है, पोजेसिव हो गया और यूनिवर्सिटी प्रॉपर हो गया।
द रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नो, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, दो से मिलके बना है। मैनी स्कॉलर्स आर अटेंडिंग द रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मैनी क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया, और इसी तरह रिसर्च क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटी हो गया। Write a short descriptive paragraph on describing an object, place or person using the different types of adjectives given above, ठीक है, तो ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। Write a descriptive paragraph. Mrs. Slater was complex, enigmatic figure with the flamboyant attention-grabbing personality that commanded notice. Her vibrant curly hair was deep, rich brown, and her bright, inquisitive eyes sparkled with the mischievous, playful glint. She had a petite, slender frame, but her bold, confident demeanor made her seem taller, more imposing. Her voice was smooth, melodious, and persuasive, capable of conveying a wide range of emotions from sweet, gentle compassion to sharp, biting sarcasm. Despite her polished, refined appearance, there was something rough, unpolished about her, a hint of raw, unbridled energy that lay just beneath the surface. अब देखें ये नीचे मैंने टाइप्स दी हुई हैं, क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन कौन सी हैं, कम्प्लेक्स, एनिग्मेटिक, फ्लैम्बॉयंट, वाइब्रेंट, मिस्चीवस, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ, ये सारे क्या हैं, क्वालिटेटिव हैं। अब क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्या है, पिटीट या सिलेंडर, ठीक है, ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से, दिस इस्तेमाल हुआ है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं, इसमें यूज़ नहीं हुए। पोजेसिव एडजेक्टिव हर इस्तेमाल हुआ है दो तीन जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, पंक्चुएट करना है। न्यू ब्रॉडकास्ट थ्रू द डिफरेंट मीडिया हेल्प्स अस टू नो अबाउट द अबाउट द अबाउट द डे टू डे इवेंट इन द वर्ल्ड। इसके बाद फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिख दिए हैं क्योंकि ये फिर नहीं तो समझ नहीं आने थे आपको लाइन की वजह से। अब देखें, न्यूज़, टेलीफिल्म्स, न्यूज़ के बाद कॉमा आएगा, टेलीफिल्म्स एंड documentaries revolving around social issues increase social awareness in children and develop their concern towards society and strengthen the relationship between the media and common man, full stop। अब ये देखें ज़रा, फ्रेजल वर्ब के हमने सेंटेंस बनाने। गिवन आफ्टर रेजिस्टिंग फॉर आवर्स आई फाइनली गेव इन एंड एट अ स्लाइस ऑफ केक। गिव इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तरफ तवज्जो देना, शामिल होना, उसमें वो शुरू करना, ठीक है। अब देखें, गिव आउट, द टीचर गेव आउट होमवर्क टू द स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द लेसन। गिव आउट का मतलब होता है देना, ठीक है। तो गिव अप का क्या मतलब है, देखें, आई ट्राइड टू क्विट स्मोकिंग बट आई गेव अप आफ्टर अ फ्यू डेज। आई ट्राइड टू क्विट स्मोकिंग, छोड़ने के, बट आई गेव अप, तर्क कर देना। गो आफ्टर, द डॉग रैन क्विकली एंड वेंट आफ्टर, गो की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुए, वेंट आफ्टर द बॉल, किसी के पीछे जाना। गो अगेंस्ट, आई डोंट थिंक इट इज़ राइट टू गो अगेंस्ट योर प्रिंसिपल जस्ट टू फिट इन, ठीक है। किसी चीज़ के खिलाफ जाने को कहते हैं कि अपनी ज़ात के बनाए हुए रूल्स के, कवानीन के खिलाफ मत जाओ, इस चीज़ के लिए कि बस किसी भी महफिल में घुसना कि इस जगह हमारी जगह बन जाए। गो अहेड, ठीक है, यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट द प्रोजेक्ट विदाउट मी, आई विल कैच अप लेटर। गो अहेड, आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ो, अपना वो करो और मैं फिर आ जाऊंगा। अब देखें, इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, इंटरनेट जो है दो धारी तलवार है। इट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, और इसके नताइज भी हैं और इसके फ़वाद भी हैं। प्रोज ऑफ द इंटरनेट इंक्लूड एक्सेस टू द वेस्ट इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ये इसके फ़वाद हैं। इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं। एजुकेशन, इफ़ेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग, आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर स्मॉल बिजनेस एंड अ प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ, बहुत ज़्यादा, ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। However, it has cons like privacy concerns, ये अब इसके नुकसान है। Addiction to the entertainment and potential online fraud, balancing its benefit and drawbacks is crucial। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा मसला मैंने आपको पहले बताया है, क्या है,
कि बैलेंस करना कि कितना हमने यूज़ करना है और कितना नहीं करना। लिस्ट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इंटरनेट इन द टेबल बिलो। ठीक है, अब ये मैंने लिखे हुए हैं प्रोज कौन कौन से हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी है एंड कम्युनिकेशन है, एक्सेस टू द वेस्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज है, ई कॉमर्स है, रिमोट वर्किंग है, वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, प्रोज है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिए हैं। अब इसी तरह इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। एडिक्शन है, आपको इसकी आदत पड़ जाती है, किसी भी आदत चीज़ की आदत पड़ जाना जिसके बगैर आप न रह सकें, ये फिर बुरी चीज़ों में आ जाता है। एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन है, ये चीज़ें फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। साइबर बुलियिंग है, जिस तरह हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। प्राइवेसी कंसर्न्स है, आपके डाटा भी लीक हो जाते हैं। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों की इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट किए बगैर लोगों तक पहुंचा देते हैं। ऑनलाइन स्कैम है, आजकल आपने देखा होगा कि आपका ये इनाम निकला है, वो इनाम निकला है, पैसे लूटते हैं। एक्सपोजर टू एक्सप्लिसिट कंटेंट है। ठीक है, ऐसा ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो हमारी सोसाइटी के खिलाफ होता है। सोशल आइसोलेशन है, लोग सोशल नहीं रहते, रिश्तेदारों किसी की खबर नहीं होती, बस मोबाइल पे पड़े रहते हैं। हेल्थ रिस्क है, जाहिर सी बात है, जब आप बाहर नहीं निकल रहे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं, सारा दिन मोबाइल लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, तो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। डिपेंडेंस ऑन द टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ठीक है, हैकिंग, मेलवेयर, आपका डाटा चुराया जा सकता है। कैन परपेचुएट द इनइक्वालिटी एंड डिजिटल डिवाइड। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी भी हो जाती है, जो लोग थोड़े से ज़्यादा इसमें एक्टिव होते हैं। अब देखें, नाउ राइट डाउन द आर्गुमेंटेटिव एसे 250 वर्ड अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट। डोंट फॉरगेट टू यूज द ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ द कंपैरिजन लाइक बट। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे है, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें, जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो क्या की हुई हैं, मैंने उनका कलर चेंज किया हुआ है, उनको आप देख सकते हैं। द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द मॉडर्न लाइफ, ऑफरिंग अनपैरेलल्ड एक्सेस to the information and connectivity. However, its impact is double-edged sword, bringing both benefits and drawbacks on the one hand or on the other hand। ठीक है, on the other hand आएगा इधर। On the other hand, the internet has democratized knowledge, enabling users to tap into the vast resources and learn new skills. Conversely, it has also created a culture of instant gratification, leading to the decreased attention and spans of critical thinking। Instant gratification क्या होती है, मौके पे शुक्रिया अदा करना। On the contrary, the internet has connected people across the globe, fostering communities and facilitating the communication. Nevertheless, it has also enabled the spread of misinformation and cyberbullying with devastating consequences. In contrast, online shopping and the banking have increased convenience but also raised concerns about the data privacy and security. Even so, the internet has opened up a new avenues for the education and employment, providing the opportunities for the remote work and online learning. In spite of this, it has also created sedentary lifestyle, contributing to the physical and the mental health issues. On the contrary, the internet has enabled access to the healthcare resources and telemedicine, improving health outcomes. In conclusion, the internet's effects are multifaceted and far reaching. While it has brought numerous benefits, its negative consequences cannot be ignored. To the maximize its potential, we must acknowledge the both sides of equation and work toward the mitigating its harmful impacts. By doing so, we can harness the internet's power to create the more informed, connected and equitable society। ये ऐसे भी मैंने इस वजह से लिख दिया है, फिर बाद में कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर ये चीज़ करा दें, तो जो ना देखना चाहे वो वीडियो को आगे कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको लोगों को मैंने चीज़ें आसान करके पेश की हैं।
अगर कोई चीज़ मेरी आसानी से समझ आए तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।